हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ नम्रता सिंह। हम अक्सर अपनी हेल्थ का तब ध्यान देते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम फील होने लगती है। ऐसी ही एक चीज हम रोजाना करते हैं बिना सोचे समझे, वो है सांस लेना। ये एक प्रोसेस है और जब इस प्रोसेस में सांस लेने के प्रोसेस में जब हमें कोई दिक्कत होती है तब हमें रियलाइज होता है कि लंग्स की हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। और इस कन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अभिजीत सिंह। हेलो सर। नमस्कार। डॉक्टर अभिजीत सिंह इज एन एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड एट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन एट शारदा केयर हेल्थ सिटी। वेलकम सर। सर, हर एक स्पेशलिस्ट के पीछे एक लॉन्ग जर्नी होती है। सर, आपका रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन को चूज करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था? देखिए, सब बिल्कुल सही किया आपने कि सबके जो कैरियर पाथ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है सबके कि क्यों ये स्पेशलिटी चूज़ किया गया। तो हम सब लोग MBBS करते हैं। MBBS में हमारी सब जगह पे हमारा एक्सपोजर होता है, सारी स्पेशलिटीज़ का हमारा एक्सपोजर होता है। जैसे कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन में IG में हमारी पोस्टिंग होती है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग होती है। इंटर्नशिप में हमारी 2 वीक्स की पोस्टिंग होती है। मैंने ये पोस्टिंग GMC नागपुर में मैंने MBBS किया है, वहाँ पे मैंने 2 वीक्स की मैंने पोस्टिंग की। तो मैंने देखा कि रेस्पिरेटरी के हमें काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिले वहाँ पे, और जिनको एक डिटेल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। हालांकि हमारे पास एक एस्टेब्लिश मेडिसिन डिपार्टमेंट है, बट रेस्पिरेटरी मेडिसिन में जो कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा, लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ILD, COPD, और आजकल तो हमने कोविड से भी हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो हमें उसके बाद जो पोस्ट कोविड सिक्वली हुई, जिनको प्रॉब्लम हुई, तो इतने केसेस देखने के बाद हमें लगता है कि हमें इनके बारे में जनता को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। उनको डिटेल्स मतलब कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है खासकर। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। पहले तो रिस्क फैक्टर स्मोकिंग होती थी, लेकिन अब स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर नहीं रही। उसके अलावा हमारे पास कई रिस्क फैक्टर देखने को मिले, जैसे एयर पॉल्यूशन, चूल्हा एक्सपोजर, ओवर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो दिल्ली NCR में पिछले 2-3 सालों में 2 लाख केसेस देखने को मिले हैं। तो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। तो हमारे लिए इस डिपार्टमेंट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और पूरे देश में जहाँ भी ये डिपार्टमेंट है उनका डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट जिनको सांस की बीमारी है उसको हम उचित इलाज दे सकें। सर, आपका 18 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा कोई केस या कोई ऐसा मोमेंट याद है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसमें आपके दिल को डीपली इम्पैक्ट किया हो? ऐसे तो मैडम हर डॉक्टर के ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस होते हैं, और ऐसे ही मैंने बहुत सारे केसेस डील किए हैं, OPD, IPD में भी, और इवन इमरजेंसी में भी। रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर से मैं डील कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे इमरजेंसी केसेस को डील किया है। तो बहुत सारे केसेस हैं कहने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे उनको मैं कंसाइज वे में बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन हाँ, एक केस जो कि मैंने कोविड डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे 2021 की मैं बात करूंगा, एक केस आया था, बाहर से आया था, दिल्ली में हमें उसने रिपोर्ट किया। तो उसको बड़ी प्रॉब्लम लंबी चल रही थी, 3 महीने से चल रही थी, और चूंकि कोविड डेल्टा का वो प्रकोप था, तो बहुत सारे लोगों का फोकस केवल कोविड पे ही था। तो जो उसको बीमारी थी, उसके लंग्स में निमोनिया था, बायोलेटरल निमोनिया था। जो निमोनिया था, चेस्ट इन्फेक्शन था, उसको ट्रीट किया गया। अब ऐसा लगा कि कहीं वो कोविड के वजह से नहीं है, हम उसको समझने में बहुत समय लगा, और वो मरीज जो है कई डॉक्टरों को दिखाया, फाइनली वो हमारे पास आया। तो हमने देखा, और एक उसको बहुत ही रेयर डायग्नोसिस हमने सस्पेक्ट की, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटीनोसिस। हालांकि ये कोविड से भी रिपोर्टेड है, लेकिन
हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला था। शुरुआत में हमने इवेल्युएट किया, हमने ब्रोंकोस्कोपी किया और फिर बाद में ब्रोंकोस्कोपी में हमने इसको प्रूव किया। हमने एक स्पेसिफिक जीन टेस्ट भी इसका भेजा, जो कि उसको सिंसिनाटी में हमने भेजा और उसको हमने प्रूव किया कि वो जीन पॉजिटिव आया। तो उस बेसिस पे हमने इसको प्राइमरी पल्मोनरी एल्वेओलर प्रोटेनोसिस डायग्नोस किया और फिर हमने उसके लिए हमने प्रोसीजर जो थेरेपेटिक बेनिफिट होती है होल लंग लवास किया। तो ये पेशेंट जो थी वो बहुत ही हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे थी और वेंटिलेटर पे भी गई। फिर सीरियस कंडीशन थी, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन थी, लेकिन हमने इसका सीक्वेंसली हमने होल लंग लवास किया और फाइनली उसको हमने अपने उसमें सुपरविजन पे रखा। आज वो पेशेंट काफ़ी बेहतर कर रही है और अपने हिसाब से चलती है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के है और अभी भी हमारे संपर्क में फॉलोअप में आती है। हालांकि रहती है वो दिल्ली के बाहर, लेकिन बीच बीच में हर मतलब कि 3 महीने में 4 महीने में वो मुझे दिखा के जाती है। That's great. सर अगर बात करें लंग्स की हेल्थ के बारे में, तो हेल्दी लंग्स का क्या मतलब होता है? देखिए, हेल्दी लंग्स का मतलब है कि सांस आप अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं बिना दिक्कत के। जी। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि हम जो भी इन्वायरमेंट में रहें वो साफ सुथरा इन्वायरमेंट रहे। हालांकि आज के इस प्रदूषण में बहुत हमें सुरक्षित मुश्किल है ये सब चीज़ें पाना कि कोई भी एकदम अच्छा हेल्दी हाइजीन इन्वायरमेंट मिले, लेकिन हमारा यही मोटो होता है कि जो भी हम करें लंग्स के लिए बेहतर, हम बेनिफिट करने के लिए जो भी अच्छा खाए, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, मतलब कि अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, लंग को हेल्दी रखें और अपना टाइमली स्पायरोमेट्री से स्क्रीनिंग कराते रहें। कोई भी ट्रिगर्स को अगर आपको लगता है जैसे कोई भी स्मोकिंग हो, डस्ट एक्सपोजर हो, तो उसको आइडेंटिफाई करें और अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके सर, आज के टाइम में कौन सी कॉमन लंग डिजीजेज हैं जो आजकल लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, होती हैं लोगों को? जैसा मैंने बोला कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 सालों में कम से कम 2 लाख केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें कि सबसे पहला एस्थमा, सीओपीडी सबसे टॉप पे मैं बोलूँगा। उसके अलावा जो है ट्यूबरकुलोसिस, आईएलडी, निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, फंगल निमोनिया, फिर उसके बाद पोस्ट कोविड सिक्विली जिसको बोलते हैं, मतलब कि जो लंग में फाइब्रोसिस आ जाए कोविड के बाद भी। तो ये सारे डिजीज और ऑफ कोर्स लास्ट में बोलूँगा लंग कैंसर, ये सारे डिजीज सबसे कॉमन डिजीजेज हैं जो कि हमें हर तरह के केसेस हमें आईपीडी ओपीडी में देखने को मिल रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट इन डिजीज के और एस्थमा सीओपीडी का तो बर्डन अभी सबसे ज्यादा, अभी हमने वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट किया और हमें काफ़ी केसेस हमें अपने ओपीडी में एस्थमा के देखने को मिले। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो मैं 60 to 70% केसेस देख रहा हूँ एस्थमा के अभी देख रहा हूँ। किसी भी कोई भी एज फैक्टर हो, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चों में भी हो रहा है और बच्चों में भी कम से कम मैंने 30% केसेस देखे कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आपके पास आते हैं? बच्चों के लिए जैसे कि 5 इयर्स से लेके 30 इयर्स के बीच में काफी सारे यंग पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मतलब कि जो कि एस्थमेटिक हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली कोई भी पेशेंट को अगर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कफ हो रहा है, कोई किसी को अगर सांस भी फूल रही है या किसी को हल्का बुखार भी आ रहा है, तो वो पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेता है। एग्जैक्टली वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो बार बार भी हो रहा है तब वो हमारे पास आता है। उससे पहले वो सेल्फ मेडिकेशन लेके अपने को ट्रीट करने की कोशिश करता है। सर कौन सी सिम्टम्स होते हैं, लाइक लोगों को कैसे पता चले कि अब उन्हें लंग डिजीज हो रही है और अब उन्हें लंग के स्पेशलिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट के दिखाने की जरूरत है, उनको कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहला था अगर खांसी लंबी आ रही हो, सबसे ज्यादा होता है कि खांसी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही है या कई महीनों तक खांसी आ रही है या खांसी लगातार आ रही है या आ रही है जा रही है, या कोई भी जैसा लगता है कि खांसी में किसी को खून आ जाए, तब पेशेंट सबसे ज्यादा अलार्मिंग उसको लगता है कि हाँ, तब वो डरते हैं कि हम आना चाहिए। नहीं तो वो केवल कफ सिरप से, एंटीबायोटिक से, आजकल वो एंटी एलर्जिक है, खांसी को भी थोड़े दिन इग्नोर कर देते हैं और खा के उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा सिम्टम तो यही है। बाकी अगर किसी को सांस फूलने लग जाए, अगर बैठे बैठे भी सांस फूल रहा है या थोड़े से चलने पे सांस फूलने लग जाए, तो ये 2 सिम्टम्स है जो कॉमन हैं, जो कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सिंपल मेडिसिन से, तो वो फिर हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जी सर। सर जैसे आपने ये बताया कि आपके पास अस्थमा, सीओपीडी एंड इस टाइप के जो पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट ये कैसे उनको पता चले कि अस्थमा है, सीओपीडी है या फिर कोई एलर्जी है? ये कैसे वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सबसे पहले कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके लिए थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से हम उसको पहले डायग्नोस करते हैं, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि मेजोरिटी में कई बार हमें कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई सिम्टम मतलब कि नहीं मिलते हैं, उसके मतलब साइंस नहीं मिलते। जो भी होता है एकदम क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है, जैसे कि किसी को मौसम बदलने में दिक्कत होगी, खांसी होगा, बलगम बढ़ जाएगा, किसी को नज़ला जुकाम भी होगा। फैमिली हिस्ट्री जिसमें कि 100 अस्थमा के मरीजों में 40 लोगों को फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तो हम वो भी पूछते हैं कि कोई आपके परिवार में किसी को दिक्कत तो नहीं है, कि किसी को एलर्जी की किसी भी फॉर्म में एलर्जी हो, चाहे वो साइनस की एलर्जी हो, चाहे वो लंग्स की हो, जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं कॉमन शब्दों में, जो कि हालांकि लोग अस्थमा से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि अस्थमा का वर्ड यूज़ कर दिया है, दमा का वर्ड हमने यूज़ किया तो लोगों को घबराहट सी हो जाती है कि ये आपने क्या बोला ये, तो इसलिए हम फियर है अस्थमा का। कोई भी अस्थमा हो, किसी को टीबी हो, तो एक सोशियो स्टिग्मा या मिथ तो चलता ही चलता है, तो नॉट फॉर द डिजीज डायग्नोसिस, फॉर इवन फॉर द ट्रीटमेंट। तो हमें पहले सारे सिम्टम्स को देखना होता है, एग्जामिन करना होता है, बार बार खांसी होना, बार बार सांस फूलना, सांस में सीटियों सी आवाज़ आना, चेस्ट टाइटनेस होना, किसी को गले में खराश, जुकाम, नाक बंद, छींके ज़्यादा आ रही हैं या नाक से पानी बह रहा है, मतलब कि गले में गैस एसिडिटी होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इवन किसी को वेट लॉस भी होता है। अच्छा, इसमें ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के हैं? ये अस्थमा के मैं बता रहा हूँ, मैं अस्थमा के होते हैं। अस्थमा जनरली बचपन में लोग बोलते हैं कि होता है, लेकिन वो लेट ऑनसेट पे भी आ सकता है। उसी तरह अस्थमा की तरह ही होता है, काला दमा होता है, जो कि कई बार क्या होता है कि मरीज जो स्मोकिंग करते हैं या जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, जो है आजकल एयर पॉल्यूशन है, बायोमास फुल एक्सपोजर होता है, तो उसमें भी अस्थमा की प्रवृत्ति आ जाती है, तो उसमें थोड़े परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। तो दो अलग अलग बीमारी है, अस्थमा और सीओपीडी। एक स्पेक्ट्रम में अस्थमा को रखते हैं और एक स्पेक्ट्रम में सीओपीडी, तो ये दोनों के सिम्टम्स काफ़ी ओवरलैपिंग होते हैं, तो हमें वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है हमें हिस्ट्री से। फिर उसके बाद रिलेवेंट टेस्ट कराते हैं सबसे, जैसे कि स्पायरोमेट्री, जिसमें कि हम उसमें लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें लंग की कैपेसिटी पता करते हैं कि पेशेंट की क्या कैपेसिटी है। उसके अलावा हम जो है रेलिवेंट टेस्ट जैसे कि एक्सरे चेस्ट हो गया, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो मार्कर्स होते हैं एलर्जी के, हम वो भी करवाते हैं, उससे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें क्या है, कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए जैसे हम ईसीजी, इको कराएं और फिर सीटी स्कैन भी कराते हैं, ताकि कोई मतलब कि ये अस्थमा ही है या उसके अलावा कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। तो हमें थॉरोली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उससे हम सिम्टम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। कई बार एक साथ हमारे साथ कई बीमारी एक साथ भी आती हैं, कि किसी को बैकग्राउंड हिस्ट्री में कुछ चल रहा होता है और कुछ एक्यूट केसेस लाइक निमोनिया लेके आ जाते हैं, या टीबी या फंगल इन्फेक्शन भी लेके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, बहुत थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेलिवेंट टेस्ट। ओके सर, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद स्नीजिंग होना, छींक आना, खांसी आना, तो लोग को लगता है कि ये सीजनल चेंज है या फिर ये नॉर्मल है। तो इस टाइप की अगर इश्यूज अगर किसी के साथ है, तो क्या ये एक डिजीज़ है या फिर ये वाकई में मतलब नॉर्मल है, इसको हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मल अगर कभी महीने में एक बार हो, 2 बार हो, तो इस सब चीज़ों के लिए, तो कि हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि हम हर दिन सांस लेते हैं, तो हमारे जो सांस की नली है वो हर बार कई पॉल्यूशन से, इन्फेक्शन से, वो हमारी जो डिफेंस स्नीजिंग है, तो डिफेंस मैकेनिज्म एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बन रखा है। तो स्नीजिंग स्वाभाविक ही होगा। अगर कोई भी चीज़ इरिटेट करेगी हमारे नाक के म्यूकोसा को या ट्रैकिया को, तो हमें खांसी भी आएगी। तो ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, इस वजह से खांसी होना या छींके आना होती है। लेकिन अगर वो बार बार हो, बार बार दिक्कत करे, अगर डेली हो रही है, इससे कि आपके जो रूटीन दिनचर्या में अगर दिक्कत हो, तो फिर ये चीज बीमारी ही होती है। तो इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसको आगे न बढ़ने दें, और टाइमली अगर हम किसी चीज को डिटेक्ट करेंगे तो हमारे लिए इलाज करना और आसान ही से होगा और विद बेटर आउटकम होगा। सर, अगर डायग्नोसिस में अगर डिले होता है तो इससे क्या रिस्क और बढ़ जाते हैं? डायग्नोसिस में अगर डिले होगा तो बीमारी एडवांस स्टेज में जाएगी,
कोई भी बीमारी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे COPD हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे ILD हो, अगर वो एडवांस स्टेज में जाएगी तो फिर उसके कारण जो होगा मरीज को रेस्पिरेटरी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी फेलियर होगा वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, ICU की तरफ उनका मतलब कि हमें एडमिट करना पड़ेगा। और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो भी रेस्पिरेटरी केसेस है खास कर है कि अगर उसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया तो लंग्स डैमेज होंगे, और लंग्स डैमेज होंगे, लंग्स कमज़ोर होंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, और उसके कारण जो है मरीज की जो है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी तो नहीं बढ़ जाएगी। अक्सर ये देखा कि COPD तो हमारे लिए जो है जो बीमारी है वो जो है कार्डियक डिजीज के बाद मेजर किलर है रेस्पिरेटरी डिजीज में, COPD। और एस्थमा को भी अगर ट्रीट नहीं किया गया टाइमली तो भी वो भी एक मेजर किलर है। 250 जो है 250 मिलियन पीपल जो है मतलब कि इससे ग्रसित हैं, मतलब कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो है इतने लोग हैं, बहुत बड़ा है। और इंडिया में 13% लोग एस्थमा से 13% लोग रेस्पिरेटरी इशू। मैं एस्थमा की बात कर रहा हूँ, एस्थमा का रेस्पिरेटरी डिजीज बर्डन तो इंडिया में बहुत है। कोविड के आने के बाद हमने बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज देखे, तब ये डिपार्टमेंट भी फ्लरिश हुआ है इसके बाद। ओके सर, अगर हम क्रिटिकल केयर की बात करें तो क्रिटिकल केयर एक ऐसा फेज होता है जहाँ हर एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली हम जब कभी सुनते हैं अपने किसी रिश्तेदार को या किसी पेशेंट को सुनते हैं कि वो ICU में है तो हमें यही लगता है कि इट मीन्स ही इज़ वेरी सीरियस। तो क्या ये सच है, ICU में जाना मतलब पेशेंट बहुत सीरियस है? देखिए, ICU में जाहिर सी बात है, अगर पेशेंट हम ICU में एडमिट कर रहे हैं तो पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, मतलब डिजीज काफ़ी आगे की बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि डिजीज अगर कई मरीज अगर डिजीज को टाइमली अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजीज तो एडवांस होगा, ये सिम्टम्स के सीवियर होंगे। और अगर ऑक्सीजन गिरेगा तो हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है। हो सकता है मरीज को हमें बाईपैप या वेंटिलेटर सपोर्ट में भी डालना पड़े। कोई भी डिजीज हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो COPD हो, चाहे वो TB हो, ये सारी चीज़ें, अब मैं बोलूँ तो ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस है ये सारे अब साइलेंट एपिडेमिक की तरह काम करे। TB तो हमारे पास बहुत पहले से ही एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह है, और TB को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो तो एक सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी की तरफ हमें दर्शाता है। और हमारा जो देश है TB के मरीजों से भरा पड़ा हुआ है अभी। तो एक एग्जाम्पल TB है। अब एस्थमा भी वही है, जैसे मैंने बोला कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग टाइमली ट्रीट नहीं कर पा रहे। 70-80% को दिक्कत अनएड्रेस्ड रहता है कि नहीं वो डिटेक्ट कर पाते टाइमली, और वो फिर वो लैंड अप होते हैं, सीधे ऑक्सीजन पे आते हैं। हमारे पास कई मरीज आए जो कि यंग जनरेशन खासकर, जो कि सीधे ऑक्सीजन पे लैंड अप होते हैं और वो सीधे ICU में एडमिट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं, हम ICU में एडमिट करते हैं, हम उनको वेंटिलेटर पे भी इसको डालना है, जरूरतमंद को डालना पड़ता है, और वेंटिलेटर से वो बाहर भी आते हैं रिकवर होके। कोई ऐसी गलत धारणा नहीं है कि हाँ एक बार जो पेशेंट वेंटिलेटर पे गया वो निकल के नहीं होता। नहीं, वेंटिलेटर है कि वो लंग्स को रेस्ट देता है, सपोर्ट करता है। बाकी जो बीमारी है, अगर वो बीमारी बहुत एडवांस्ड है तब तो कोई तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बेस्ट केयर ही हम दे सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी को हम कंट्रोल कर लेते हैं, प्राइमरी डिजीज कंट्रोल हो जाती है, तो लंग्स रिकवर करते हैं, तो हम उसको वेंटिलेटर से भी निकाल सकते हैं। सर, ICU में रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, कोई भी पेशेंट ICU में आता है तो एक होती है रूटीन मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और एक होती है क्रिटिकल केयर मेडिसिन। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में हमें बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं और क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइम बाउंड। यहाँ बोलते हैं टाइम इज लाइफ, बेसिकली टाइम इज लाइफ। अगर जितना डिले हुआ तो हमारा जो प्रोग्नोसिस डिजीज का और वर्सन होगा और आउटकम भी उतना ही बुरा होगा। तो हमें कोई भी जो है क्विक एंड बोल्ड डिसीजंस लेना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी डिजीज हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज हो, चाहे वो कार्डियक डिजीज हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, मैं सब डिजीज को भी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। सब डिजीज में हमें टाइम इज लाइफ ये वाले मोटो को लेके आगे बढ़ना। टाइम इज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोगों को समझना चाहिए। कोई जैसे कि हम देखते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ तो हम सीधे बोलते हैं तुरंत जाके कैथ लैब। अगर कोई हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ तो तुरंत कैथ लैब में जाके, अगर कोई ब्लॉकेज है तो आप उसको तुरंत स्टेंटिंग कराइए या सर्जरी या बाईपास कराइए। वैसे ही
जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ, अगर मान लीजिए एक लिमिटेड टाइम में आ रहे हैं, अगर उसको हम थ्रोम्बोलाइज कर दे तो हो सकता है मरीज की हमारी जान बच जाए। जितना डिले होगा उतना ही रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। वैसे ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए भी है कि अगर पेशेंट को अलार्मिंग सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर एक बार अगर दिक्कत बढ़ गई तो फिर वो सीधे इमरजेंसी में लैंड करेंगे और फिर आउटकम बुरा हो सकता है। सर, आईसीयू के नाम से लोगों को लगता है आईसीयू का मतलब है पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना, क्या ये सच है? जाहिर सी बात है कि सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाते। आईसीयू में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ मिनिमल ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी रहते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो केसेस जो होते हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, जैसे कि सीवियर निमोनिया हो गया, COPD का एक्यूट एग्जैसर्बेशन हो गया, एस्थमा का एक्यूट एग्जैसर्बेशन हो गया, ARDS हो गया, कोविड निमोनिया, वायरल निमोनिया विद ARDS, ये जो पेशेंट्स होते हैं ये काफ़ी सिक होते हैं और इनको इस पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पेशेंट कभी भी तुरंत डिटोरेट हो जाते हैं। तो इसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे है हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं, अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है तब हम बाईपैप या ये वेंटिलेटर पे तभी हम डालते हैं, अगर नहीं तो नहीं डालते। कोई भी चीज़ जो भी है इलेक्टिवली करने में ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर हमने इमरजेंसी में किया है तो वही जो है प्रोग्नोसिस और बुरा हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ इंडिकेशन है वेंटिलेटर का हम तभी वेंटिलेटर पर डालते हैं। ओके सर, मैकेनिकल वेंटिलेशन का क्या रोल है? मैकेनिकल वेंटिलेशन एक मशीन है जो कोई भी मरीज जिसको रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जिसके कारण लंग वीक हो रहे हैं या वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो मशीन क्या करता है, वो मरीज के लंग को रेस्ट देता है और मरीज को सांस प्रोवाइड कराता है, ताकि जब तक उसकी बीमारी जो है ठीक होते। हम टाइम बाई कर लेते हैं कि उसकी बीमारी जब तक रिकवर नहीं होती तब तक हम उसके फेफड़ों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम की तरह करते हैं। बेशक है कि लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर से इलाज हो जाता है, बीमारी का इलाज दवाइयाँ ही होती हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक सपोर्ट है, ठीक है, उससे बीमारी का आउटकम पे फर्क पड़ता है, मैं नहीं बोलता, मतलब कि प्रोग्रेस में फर्क पड़ता है, लेकिन वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बीमारी के हिसाब से हमें देना पड़ता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स हैं, COPD अस्थमा के लिए नेबुलाइजेशन है, इनहेलर्स हैं, जो कि ये है। TB के लिए TB की दवा होती है, और ILD के लिए जैसे कि स्टीरॉइड्स हम देते हैं। तो ये सारे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। बाकी जो वेंटिलेटर जो है फेफड़े को बस सपोर्ट करता है, ताकि मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब सपोर्टिंग सिस्टम रहता है। सर, अगर स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो जनरली लोग स्लीप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। आजकल तो इनफैक्ट लोगों के स्लीपिंग टाइम ही बहुत कम हो गया है, लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अगर हम स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है, लोगों को पता कैसे चले कि उनको स्लीप डिसऑर्डर है? देखिए, इस सवाल का जवाब है स्लीप डिसऑर्डर। पहली बात है कि हमारी ब्रांच में 3 ब्रांच आती है, पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। अगर जाहिर सी बात है कि स्लीप मेडिसिन में आजकल इतना रिसर्च हो गया कि ये अपने में अलग ही सब्जेक्ट है, अपने ही फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैं ये बोलूँगा कि स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, अनहिडन है। मैंने बोला अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं कि स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप डिसऑर्डर में भी कई सारी की वैरायटीज होती हैं स्लीप डिसऑर्डर्स की, लेकिन हमारे पास अभी जो फ्रीक्वेंटली हमें दो चीज़ों को देखने को हमें मिल रहा है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको बोलते हैं स्लीप एपनिया, और दूसरा जो है इंसोम्निया, जिसमें नींद ना आना। ये दो जो है, ये दो सबसे मेजर जो है स्लीप डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो OPD में हो चाहे FAD में हो। तो स्लीप एपनिया के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों को खराटे आते हैं, खराटे तो 100 में से 50 लोगों को आते हैं, इंडियन पॉपुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो 50% जो लोगों को आ रहे हैं, उसमें से 10% लोगों को टिपिकल स्लीप एपनिया है। ओके, उसके पीछे बीमारी छिपी हुई है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में केवल खराटे आना ही एक सिम्टम नहीं होता है। खराटे भी आते हैं, किसी की सांस की नली रुक जाती है सोते सोते, कुछ लोग हड़बड़ा के उठ जाते हैं, उठने के बाद फ्रेश फील नहीं करते, और मॉर्निंग में सिर दर्द होता है। सर, सोते समय खांसी आना, क्या ये भी उसी का एक पार्ट है स्लीप डिसऑर्डर? स्लीप डिसऑर्डर का एक सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे
सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें कार्डियक इश्यूज भी हो सकता है, उसमें अस्थमा या सीओपीडी भी हो सकता है। तो इसको तो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है वो कि किसी को रात में पेशाब के लिए उठ के बार बार जाना पड़ता है नींद में, तो ये भी एक स्लीप एपनिया का सिम्टम्स है। तो इसके क्लासिकल सिम्टम्स देखिए, कई बार हमारे पास सिम्टम्स ओवरलैप होके आते हैं, हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। अब बताइए कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसको ऐसे है, डायबिटीज़ में भी लोगों को पेशाब बहुत आता है, आपको पता है प्यास लगती है, स्लीप एपनिया में भी सिम्टम्स मिल जाता है, एक कॉम्पोनेंट है मतलब होता है। तो हमें वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि वो किसके वजह से, तो हमें थोड़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री देनी पड़ती है। तो उसमें हम जैसे कि अगर टिपिकल सिम्टम्स स्लीप एपनिया के स्नोरिंग जो बोलते हैं, खर्राटे आना, वो चाहे वो हल्की भी हो सकते हैं, फीमेल्स में खर्राटे की इंटेंसिटी कम होती है ज़्यादातर, मेल्स में लाउड होती है कि इतना होती है कि दूसरे कमरे में भी सुनाई दे। फिर लोग किसी की जो सीवियरिटी होती है, सांस भी रुकने लग जाती है सोते वक्त, खर्राटे से वो हड़बड़ा के उठ जाते हैं, कभी वो डीप स्लीप ले ही नहीं पाते। मैंने फिर जैसे बोला कि उठने के बाद फिर वो फ्रेश भी नहीं फील करते, भले ही उन्होंने 6 घंटा समय दिया और बिस्तर पे सोने के लिए, लेकिन वो फ्रेश नहीं फील करते। खर्राटे आ रहे इसकी वजह से, क्योंकि उनकी नींद टूट रही है। कुदरत ने हमें जो है 25% जो है हमारी एक स्लीप साइकिल, एक स्लीप का चक्र है, जिसमें कि जो 25% डीप स्लीप का साइकिल होता है, वो जो है स्लीप एपनिया के मरीजों में गायब हो जाता है। वो ज़्यादातर अपना लगता है कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो सुपरफिशियल स्लीप में ही रह जाते हैं, डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाते। इसको हम बोलते हैं स्लीप एफिशिएंसी, स्लीप क्वालिटी वो पुअर हो जाती है, इसलिए वो हमें अगले दिन देखने को मिलता है सारी चीज़ें। जी, तो मतलब जिन पेशेंट्स, मतलब जिन लोगों को ज़्यादा खर्राटे की प्रॉब्लम है, तो उनको भी आके दिखाना चाहिए डॉक्टर। देखिए, खर्राटे जो अगर आते हैं तो पहले तो बोलते थे कि केवल मोटे लोगों को होता है, ये ज़्यादातर जो मोटे होते हैं, जिनको यहाँ पे नेक के पास फैट ज़्यादा हो या पेट पे फैट हो, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आजकल किसी को जैसे किसी के टॉन्सिल्स बढ़ जाएं, किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी हो, किसी के जो है जीभ मोटी हो जाए, तो उसके कारण भी क्या होता है कि स्लीप एपनिया के सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि मोटापा है नहीं। तो उसके लिए तो हमें बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्योंकि स्लीप एपनिया के बहुत सारे एक हमारे पास वो है क्वेश्चनर्स हैं, फिर उसके बाद हम ENT का भी एग्जामिनेशन कराते हैं, उसके बाद डेंटल का भी चेकअप कराते हैं। किसी को जो है उसके सिम्टम्स बहुत ऐसे होते हैं कि किसी को मेंटली डिस्टर्बेंस भी होता है, तो हम साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी लेते हैं। तो इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है इसमें स्लीप एपनिया के लिए। तो हमें हर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन देखना है कि कहाँ पे किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है। सर, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी का क्या रोल है आज के मॉडर्न मेडिसिन के टाइम में? इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी का रोल आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल हमें बहुत सारे लंग कैंसर केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो जिसके लिए उचित डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर बीमारी के लिए, लंग कैंसर के लिए भी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो जितना जल्दी हम लंग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, वहाँ पे इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी में हमारे पास कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक सिंपल ब्रोंकोस्कोपी, अगर फेफड़ों में पानी आ जाए तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं फिर हम। इसके अलावा हमारे पास अगर मीडियास्नल लिम्फ नोड्स आ जाएं तो हम उसके लिए इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर कोई गांठ जो है लंग की बीचों बीच हो तो हमारे पास रेडियल ईबस, वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेविगेशन जैसी कई टेक्निक्स हैं आ चुकी हैं। तो ये है डायग्नोस्टिक इंटेंट के लिए बात कर रहा था। वैसे ही अगर कोई सांस की नली में कोई ट्यूमर आ जाए, मतलब कि आ जाए जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, तो हमारे पास थेरेप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी का भी प्रोसीजर्स का भी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि हम उसमें ट्यूमर को डिबल्क कर देते हैं ताकि मरीज की सांस की नली को हम क्लियर कर सके। तो इसके अलावा जो है इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी का रोल, जैसे कि हमारे पास निमोनिया के केसेस आते हैं, कई बार मरीज बलगम नहीं निकाल पाता है, तो हमें उसमें TB या फंगस जैसे बीमारी को डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी का काफ़ी मेजर रोल है। तो हम ब्रोंकोस्कोपिकली, हम जैसे पेट की एंडोस्कोपी होती है वैसे ही हम इसमें कैमरा डाल के पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं करते, आधा बेहोश करके हम उसकी सांस की नली के अंदर जाते हैं, एग्जामिन करते हैं। जहाँ पे CT में निमोनिया है वो उसको हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई अंदर से कोई गांठ तो नहीं, कोई बलगम तो नहीं है, और उसको वहाँ से हम बलगम निकाल के उसको हम जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस में
में बेनिफिट मिलता है कि हमें कोई कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी फंगल स्टार्ट डिसाइड कर सकते हैं। जी सर। तो आज के ज़माने में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एक अलग ही स्पेशलिटी होने वाली है, एक सब स्पेशलिटी होने वाली है, जिसपे जो भी यंग बडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जितने भी मैं बोलूँगा, उनका काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन इस प्रोसीजर्स की तरफ है, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की तरफ है। ओके सर। सर हमने जिक्र किया था पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगी पॉल्यूशन और स्मोकिंग से कितना रिस्क बढ़ जाता है, और इसके साथ ही और अदर कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए? देखिए, पॉल्यूशन, स्मोकिंग तो सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर है। टोबैको, स्मोकिंग ऑफ टोबैको स्मोकिंग हो, चाहे आप टोबैको च्यूइंग हो, कंजम्पशन ऑफ टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, वो रिस्क बढ़ाता है। ओके। उसके अलावा आजकल जब कोई नॉन स्मोकर्स में भी हमें रेस्पिरेटरी डिजीज देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एयर पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, कंस्ट्रक्शंस हो गया, उसके अलावा जो है चूल्हे पे खाना बनाना, कोयले पे खाना बनाना, ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो होते हैं विलेजेस में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स है ही हैं, तो कि जो कि प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्लू इन्फेक्शंस होना, वे बेसिकली जब होते हैं तो वो भी लंग्स को प्रॉब्लम वीक करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं। और इसके अलावा जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो है ही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो कैंसर कीमोथेरेपी पे रहते हैं, तो ये जो वर्कर्स जो होते हैं जो कि धूल मिट्टी में काम करते हैं, सीमेंट में काम करते हैं, जैसे कि आपने सिलिको ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी भी सुनी होगी, जो पेशेंट्स जो सीमेंट्स में काम करते हैं उनमें क्या होता है कि टीबी के रिस्क बढ़ जाती है। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो वन ऑफ ऑल दी मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि कोई भी डिजीज़ हो, चाहे कि खासकर रेस्पिरेटरी डिजीज़, उनके रिस्क फैक्टर्स ओके सर। सर हम सब जानते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। सो सर आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए? उनको क्या करना चाहिए जिससे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ों से बचे रहें, उनको ना हो? ये सबसे पहले कि अगर कोई भी ट्रिगर आपको आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले जो भी ट्रिगर्स हैं, कुछ ट्रिगर्स को तो हम आइडेंटिफाई करके हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जैसे कि फ्लू वायरस से इन्फेक्शन होना बार बार, एयर पॉल्यूशन का होना, मतलब कि बार बार ये जो वेदर चेंज होता है, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इस सब चीज़ों पे हमारा काबू नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उस चीज़ में हम अगर कोई भी है बाहर हम जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो भी पर्पसफुल होना चाहिए, नहीं कि अनपर्पसफुल आउटडोर एक्टिविटी करें। आउटडोर एक्टिविटी करें तो मास्क पहने, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मास्क पहनना। मास्क कोई प्रेफरेबली N95 होता है, अगर N95 नहीं तो सर्जिकल मास्क। जो ये कपड़े वाला मास्क है उसका कोई रोल नहीं होता। अच्छा। भली पब्लिक को मैंने देखा है यूजफुल नहीं है तो N95, अगर N95 नहीं तो सर्जिकल मास्क। लेकिन हाँ, कुछ ना होने से तो कुछ तो बेटर है। तब बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कुछ तो आप कपड़े वाला पहनिए। लेकिन हालांकि इनका कोई रोल नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं। एविडेंस केवल N95 मास्क का ही है, वही प्रोटेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसमें PM2.5 एंड PM जो 10 है, ये जो है N95 मास्क से फिल्टर हो सकते हैं, बाकी किसी मास्क से नहीं हो सकते फिल्टर। और जबकि हम देखते हैं कि जब ये पॉल्यूशन, जब पोस्ट विंटर्स जो है हमें ये पराली या सब चीज़ें देखने को मिलता है, उस वक्त ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स, ये दोनों पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए N95 मास्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो N95 मास्क स्पेशली रहना चाहिए, मतलब कि एक तो ये है। दूसरा जो है, अगर किसी को अगर कोई डिजीज़ है, कोई फ्लू है, तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। अगर आप किसी मरीज पर टच कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग लेना चाहिए, जो हमें कोविड के टाइम पे देखिए, केवल कोविड के लिए था ये सब चीज़ें जो है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीबी के जब बीमारी डायग्नोज हुई थी तभी बताया गया था, लेकिन हम उस एटिकेट्स को कभी हम फॉलो नहीं करते किया। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस तब जगी जब कोविड के आया। कोविड के टाइम हमने जब देखा कि कोविड के कारण हमारे पास कोई दवा नहीं है,
तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन था? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में ये सबसे पहले बोला गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो और N95 मास्क लगाओ। तो ये सब चीज़ें कोविड टीबी के लिए पहले से ही एप्लीकेबल थी, लेकिन कभी भी हमारी अवेयरनेस नहीं रही, ध्यान नहीं किया। फिर वैक्सीनेशन की भी जहाँ बात करता हूँ कि वैक्सीनेशन, रूटीन वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि कोविड के लिए कोई वैक्सीन इतनी एफिकेसी नहीं आई थी, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो कोविड को वैक्सीन से ही हम बीट करें। तो वैक्सीन आई। तो टीबी के लिए हमारे पास अभी भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो हमें एडल्ट वैक्सीनेशन पे भी फोकस करना है, जो कि एक न्यू इमर्जिंग एंटिटी है। न्यू तो नहीं है, हमारे लिए न्यू है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत पहले से है, अदर कंट्रीज में तो बहुत पहले से इसके लिए अवेयरनेस है, जैसे कि फ्लू और न्यूमोनिया शॉट्स। तो जो भी जो नीडी वंस हैं, जिसको भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है, डिजीज है कोई भी, और जो जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर, पहले 65 साल से था लेकिन 50 साल से ऊपर है, उनको फ्लू और न्यूमोनिया शॉट्स लगवाना चाहिए और एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल में इनरोल होना चाहिए। तो ये उसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं और ज़्यादा तला भुना ना खाएं, और जो भी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से जो मतलब कि जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आउटडोर में अगर जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और ज़्यादा ओवरक्राउडिंग एरियाज़ में ना रहें। मतलब कि यही है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के जो भी मेजर्स हैं हमें सब प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए। ओके सर, पेशेंट अवेयरनेस एंड पेशेंट एजुकेशन का क्या रोल है और इंडिया में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट, क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि इंडिया में अवेयरनेस कम है लोगों के बीच में चीज़ों को लेकर। ऐसी बात है कि आज का जो वर्ल्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग का है, सोशल और डिजिटल मार्केटिंग है। आजकल सब लोगों का ट्रस्ट रील्स पे ज़्यादा रहता है। आजकल कोई पैम्पलेट लिफलेट्स नहीं पढ़ता, कोई पोस्टर्स नहीं देखता, लेकिन फोन पे स्क्रॉल करके रील्स देख लेते हैं। तो मेरा ये है कि जो भी अवेयरनेस, जो ये कैंपेन्स हों, उसको रील्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो भी कैंपेन्स होता है वो केवल सिटी में नहीं होता, हमारा अर्बन पॉपुलेशन में तो रूरल पॉपुलेशन तक भी जाता है। तो मेरा तो मानना है कि कोई भी चीज़ हो रहे, जितना से ज़्यादा हम हेल्थ अवेयरनेस जो कैंपेन्स है हम प्रमोट करें, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा इनोवेटिव रहेगा, जिसको कि हमारी जो बात है वो सबसे दूर तक, जो हम आज यहाँ बैठे हैं तो वो 1000 किलोमीटर दूर तक लोगों को हमारी बात पहुँचे। जी बिल्कुल, हम भी यही कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जी सर, अब एक रैपिड फायर सेगमेंट है, शॉर्ट आंसर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। मोस्ट इग्नोर्ड लंग सिम्टम? खांसी। ओके, एक हैबिट जो लंग्स को डैमेज करती है? सबसे कॉमन स्मोकिंग। एक हैबिट जो लंग्स को हेल्दी रखती है? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी है, लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सबसे मोर इम्पोर्टेंट। मैसेज फॉर पीपल हु इग्नोर ब्रीदिंग इश्यूज? मेरा मैसेज ये है कि जैसे बोला कि हर बीमारी के लिए होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, मीन्स की टाइम इज लाइफ। मैंने बोला कि इफ यू आर हैविंग एनी सिम्टम्स दैट इज रिकरिंग और दैट इज ट्रबलिंग यू, मतलब ट्रबल कर रहा है या रिकरेंस बार बार हो रहा है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। चाहे वो लंबी खांसी चल रही हो, चाहे बार बार सांस फूल रही हो, या अगर बलगम में खून आए तो उसको आप इग्नोर ना करें। तुरंत आप डॉक्टर से मिलें और अपना तुरंत इलाज करवाएं। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे मेरा, एज ए डॉक्टर आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा डॉक्टर प्रोफेशन है, मैं पेशेंट से डील करता हूँ। तो देखिए, कोई भी, हम डॉक्टर भी इंसान हैं, तो गलतियाँ हमसे भी होती हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम किसी भी मरीज को हम बेहतर इलाज दे सकें। तो हमें कई बार एक्सपीरियंस होता है, हम मरीज को एक्सपीरियंस को भी, क्योंकि हम भी एक तरह के स्टूडेंट ही बन जाते हैं कि मरीज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो हम मरीज की बीमारियों को देखते हैं, तो उससे हमें पता चलती है कि सीवियरिटी से कि ये चीज़ें भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा रूटीन फॉलो करना, कोई भी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं, कोई इसमें स्मोकिंग नहीं। आप ये तो इन जनरल मैं बोल नहीं सकता कि सबके हैबिट्स में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही करना है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा पिए और रूटीनली एक्सरसाइज करें
और कभी भी स्ट्रेस ना लें, और एक साउंड स्लीप लें, 6 घंटे का इम्पोर्टेंट साउंड स्लीप लें। ओके सर, आज की कन्वर्सेशन से एक बात तो समझ में आ गई, ब्रीदिंग इज़ नॉट जस्ट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, इट्स एसेंशियल। और अगर हम अपने लंग्स का ध्यान नहीं रखते तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होती है, इनफैक्ट प्रॉब्लम बढ़ ही सकती है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग वैल्यूबल इंसाइट्स। आप सभी व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, स्पेशली जब बात हो आपकी सांसों की। मैं हूँ नम्रता सिंह, आप देख रहे थे ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट।